हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, हमने साइकोलॉजी पढ़नी शुरू कर रखी है और साइकोलॉजी में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे हम वो सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, हमने 30 डेज का चैलेंज लिया है। हमारे पास 30 डेज है और 30 ही टॉपिक्स हैं। मैंने सिलेबस तो पूरा करा रखा है, उसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। डेली एक टॉपिक उठा रहे हैं और उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये हमारी सीरीज चल रही है। और आज हमारा डे है थर्ड। हमारी पहले 2 क्लासेज हो चुकी हैं और आज हम टॉपिक करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, और एक बच्चे की डिमांड आई थी कि मैम पहले बता दिया करो टॉपिक, ताकि हम उस टॉपिक को प्रिपेयर कर ले, फिर आपके साथ क्वेश्चंस लगाने में थोड़ा सा हमें इजी हो। तो बिल्कुल सही बात थी बच्चों, मैं बता देती हूँ। कल आपको मैं इंटेलिजेंस से टॉपिक कराऊंगी और इंटेलिजेंस टॉपिक आपको पहले पढ़ लेना है, फिर मेरे साथ में क्वेश्चंस लगाना, फिर आप देखना कितना फायदा होगा और कितने क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखो जिसने, और हाँ, इंटेलिजेंस का टॉपिक अगर कोई पढ़ना चाहे कि भाई हाँ तुम्हारे पास नोट्स नहीं है या इंटेलिजेंस का टॉपिक समझ ना आया, तो उन बच्चों को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सारी क्लासेस ले रखी है साइकोलॉजी की। इंटेलिजेंस टॉपिक 4 से 5 क्लास में, जब मैंने स्टार्टिंग में साइकोलॉजी पढ़ानी शुरू की थी तब मैंने 4-5 क्लासेस में आपको इंटेलिजेंस टॉपिक कराया था और तब जाके वो कंप्लीट हुआ था। इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। और जिस बच्चे को डाउट आए वो पूरी क्लासेस को देख लेना, फिर मेरे साथ कल इंटेलिजेंस का टॉपिक करना है सभी को, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। आप लोगों की डिमांड थी। ठीक है, आज हम टॉपिक करेंगे हेरिडिटी एनवायरमेंट। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे आज आपके लिए लेके आई हूं और इससे क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। देखो 30 नंबर की तो वैसे भी आनी है, 30 ही दिन और 30 ही टॉपिक और 30 ही मार्क्स है। सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बड़ा गजब है। ऐसे ही गजब तरीके से पढ़ के पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो चलो अब आते हैं बच्चों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। आनुवंशिकता की इकाई है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है बच्चों? हेरिडिटी वो होती है, हम बोलते हैं ना वंशानुक्रम। आनुवंशिकता अलग चीज है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम वो चीज होती है बच्चों जो आपको अपने दादा परदादा, मम्मी पापा, दादा ताई, नाना नानी, जितने हमारे रिलेटिव, मतलब हमारे क्या है, बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे घर के जितने मेंबर्स हैं, उनसे जो चीज हमने ली है, उनके कुछ गुण हमें जो मिले हैं वो हमें किस में मिले हैं? वो हमें अपने वंशानुक्रम हेरिडिटी से मिले हैं। ठीक है, देखो एक आपकी कोई भी बच्चा है उसकी जिंदगी में हेरिडिटी भी रोल प्ले करती है और एनवायरमेंट भी रोल प्ले करता है। बहुत लोग ये कहते हैं हेरिडिटी रोल प्ले नहीं करती, सिर्फ एनवायरमेंट से भी बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। मान लो किसी के पेरेंट्स में कुछ थोड़ा सा एबनॉर्मल है, मतलब विकलांगता है। ठीक है, तो विकलांगता आपने देखी होगी बहुत बार बच्चों में भी आती है, तो क्या हेरिडिटी ने मैटर नहीं किया? हेरिडिटी आपकी लाइफ में मैटर करती है। जब आपके पेरेंट्स में विकलांगता थी, चाहे वो मदर में हो सकती है, फादर में, किसी में भी थी, आपको वहीं से विकलांगता मिली, तो क्या ये मैटर नहीं किया? हेरिडिटी हमेशा एक बच्चे की लाइफ में मैटर करती है और एनवायरमेंट तो करता ही करता है। हम देखते हैं हमारे किसी भी बच्चे का जब घर का एनवायरमेंट अच्छा है तो वो बहुत समझदार बच्चा बनता है। बेशक समझदार हो और घर का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तो वो बच्चा अच्छा समझदार नहीं बनता। ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। इसीलिए कहा जाता है आपकी कैसे सोसाइटी में रहते हो, कैसे एनवायरमेंट में रहते हो, कैसे फैमिली में रहते हो, सारी चीजें एक बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें क्या करती हैं? मैटर करती हैं। तभी तो कहते हैं हम छोटे बच्चों को अपनी संगति को अच्छा रखना, अपने दोस्त अच्छे रखना, इस बच्चे के साथ नहीं जाना क्योंकि ये इसकी संगत अच्छी नहीं है। वो पेरेंट्स इसीलिए बोलते हैं ताकि हम हमारे बच्चे का एनवायरमेंट गंदा ना कर सके। ठीक है, मतलब हर एक बच्चा अच्छे एनवायरमेंट से निकल के बहुत कुछ सीख सके। ठीक है, देखो अब हमारा क्वेश्चन आता है आनुवंशिकता की इकाई है, मतलब जो आनुवंशिकता है ये किसकी इकाई है ये बताना है आपको। देखो आनुवंशिकता ऐसे कहते हैं ना कि ये हमारे जीन है, कि भाई हमें जीन मिले हैं। जैसे मुझे मेरे कुछ मदर से मिले, कुछ फादर से मिले, तो ये मुझे जीन मिले हैं। तो आनुवंशिकता जो ये चीजें मेरे अंदर गुण आई है ना, ये मेरे पेरेंट्स के जीन थे, उनसे मुझे आई है। तो आनुवंशिकता की यूनिट क्या होती है बच्चों? ये जीन होती है। ठीक है, क्या होती है? जीन होती है। ठीक है, और क्रोमोसोम याद रखने हैं, आपको पता है सभी को 40 हमारे क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। और पेयर्स क्या होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, सभी को पता है ना ये तो बातें। 40 क्रोमोसोम होते हैं और पेयर 23 होते हैं।
और 23 में से क्या होते हैं, एक्स एक्स मदर में होते हैं और एक्स वाई फादर में होते हैं। और मेल बच्चा मेल होगा फीमेल होगा डिसाइड कौन कर पाते हैं, फादर कर पाते हैं। जो हमारी सोसाइटी हमारी मदर इन लो सब ये बोलती है ना कि इसके बेटी हुई है बेटा नहीं हो रहा, तो बोल देना कि हम जिम्मेवार नहीं, आपके बच्चे जिम्मेवार है, मतलब आपके बेटे जिम्मेवार है। ठीक है, चलो ये तो बात हुई। आपको याद रखना है 23 पेयर्स है, एक्स एक्स फीमेल में, एक्स वाई मेल में, सभी को ये पता भी है बातें। देखो आनुवंशिकता की बच्चों इकाई क्या है, जीन है। ठीक है, हेरिडिटी एनवायरमेंट दोनों चीजों से एक बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बहुत बच्चे तो जिनका आईक्यू लेवल बढ़िया है वो सोच समझ के क्वेश्चंस कर पाएंगे। जो थोड़ा सा साइकोलॉजी को कम पकड़ पा रहे हैं ना, वो अब मैं जितनी बातें बताऊं उसको सुनते रहना। आपको क्वेश्चन हेरिडिटी डेवलपमेंट का कैसे ही घुमा के दे दे आप कर पाओगे, बस ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, कैसे सोल्व करना है आपको क्वेश्चन। जरूरी नहीं है जो मैं करा रही हूं पेपर में वही आएगा, लेकिन इनको पढ़ने के बाद ये जरूरी है कि आप पेपर को खुद का दिमाग लगा के सोल्व जरूर कर पाओगे। ठीक है, वैसे तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो पढ़ाए हुए में से आ जाएंगे एज इट इज, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन यूं के यूं। कुछ 7-8 क्वेश्चन मतलब 28-29 ही बच्चे ले पाते, 30 तो बहुत रेयरेस्ट होता। अब मैं कह दूं नहीं मैं 30 की गारंटी लेती हूँ, नहीं बच्चों ये बिल्कुल झूठी बात। मैं 30 की गारंटी नहीं लेती, मैं लेती हूँ 28-29, बस इतना ही स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें से बाहर से आता ही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सेकंड हमारा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। बिल्कुल सही बात है वैसे, चलो अभी बता दूंगी किसने कहा था, लेकिन वह बाहरी शक्ति है बिल्कुल। एनवायरमेंट हमें घर से नहीं मिल रहा, एनवायरमेंट हमारा आस पड़ोस सोसाइटी इन सब से मिल रहा है, तो वह शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। बिल्कुल प्रभावित करती है, तभी तो हम बोलते हैं किसकी संगति में रहने लग गया, किसका असर पड़ गया है, सामने बोलता है शरारतें करता है पढ़ता नहीं है, बोलते हैं ना बाहर की शक्तियां मैटर करती हैं। और ये किसने कही थी, रोस जी ने कही थी। तो रोस याद रखना है, रोस साइकोलॉजिस्ट ने कही थी। कुछ ही फिक्स डेफिनेशन करा रही हूं मैं, सारी डेफिनेशंस नहीं करा रही कि कोई भी डेफिनेशन ली मैंने आपको करा दी, नहीं बच्चों मैं ऐसा नहीं कर रही, मैं आपको कुछ लिमिटेड डेफिनेशंस करा रही हूँ। बट जो लिमिटेड करा रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वो तो आपको एग्जाम में करके जानी ही जानी है। ठीक है, कुछ ही बातें बताऊंगी, सारी नहीं रटाऊंगी। अब जब मैंने खुद ने सारी डेफिनेशंस नहीं याद की तो मैं आपको कैसे बता दूं, जब मैं नहीं कर सकती तो मुझे लगता आप भी नहीं कर सकते, है ना। मैं उतना ही बता पाऊंगी जितने बच्चे कर सकते हैं। तो देखो इसका आंसर है बच्चों सेकंड का बी आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, मतलब हमने अपने जीन्स अपने पेरेंट्स से हेरिडिटी से क्या क्या मिली है, क्या क्या चीजें मिली है और क्या नहीं मिली, क्वेश्चन है ये। कुछ रूल्स है, मतलब कि हमें अपने पेरेंट्स से, जैसे वो देखे होंगे कि मेरे हाथ जैसे मेरी मदर जैसे हैं तो वो मुझे हेरिडिटी से मिले हैं। मान लो कि एग्जाम्पल पैर मेरे फादर जैसे तो मुझे फादर से मिली है, दादा जैसी मेरी दादी जैसी, कुछ आवाज कुछ भी लगा लो एक एग्जाम्पल। तो वैसे मुझे सब चीजें क्या मिली, ये कुछ लॉज है कि मुझे अपने बड़े बूढ़ों से मिली है। वही क्वेश्चन है, कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। आपको समानता मिल सकती है बिल्कुल अपने पेरेंट्स से, जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे ही मेरी मदर बोलती है, तो ये मुझे समानता मिली है। और भिन्नता भी मिलती है, समानता भिन्नता दोनों चीजें मिलती हैं। प्रत्यागमन, किसी चीज का रिग्रेशन, ये सब मिलते हैं, लेकिन अभिप्रेरणा आपको एनवायरमेंट से मिलती है, आपको कभी भी वंशानुक्रम से नहीं मिलती। क्या अभिप्रेरणा, साफ ही दिख रहा था, ये चीजें तो आपको वंशानुक्रम मिल सकती है, लेकिन अभिप्रेरणा ये बाह्य स्रोत है, ये इंटरनल हेरिडिटी से नहीं मिलता, ये आपको अपनी सोसाइटी से या खुद से बाद में लेना पड़ता है, लेकिन आप पैदाइशी मोटिवेट होके नहीं आते। ठीक है, तो आंसर है 3 का डी। अब आओ संज्ञानात्मक, बहुत बार बताया है संज्ञानात्मक की जब भी बात आए, संज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान कहाँ होगा आपके दिमाग में। संज्ञान का मतलब है संज्ञानात्मक विकास, आपको याद रखना है, जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। चारों उसके जो चार वो बताए थे ना इन स्टेजेस, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, वो भी आपको याद रखनी है। फिर से एक बार बता देती हूँ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशन सेंसरी मोटर हो गई, और सेकंड हो गई प्री कन्वेंशनल स्टेज, और ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल स्टेज। तो ये आपको चारों याद रखनी है, संवेदी गामक अवस्थाएं। और फिर सेकंड क्या है आप बताओ मुझे, थर्ड है मूर्त, फोर्थ है अमूर्त, बताओ
चलो लिख के बता देना। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत बताए हैं, चारों के चारों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। क्या करता है बताओ? बिल्कुल, आपके अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे तो आप भी इंटेलिजेंट हो सकते हो, आपका संज्ञान वैसा ही इंटेलिजेंट हो सकता है। ये आपकी हेरिडिटी पे मैटर करता है। क्वेश्चन पढ़ो, मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना की मूलभूत स्वभाव की या शारीरिक संरचना के विकास की, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व की, या इनमें से सभी? बताओ क्या मैटर करता है? जब बात पूछी गई है संज्ञान, अभी बताया मैंने, संज्ञान का मतलब है ज्ञान, संज्ञान का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब आपके दिमाग से रिलेटेड। तो शारीरिक तो आपका फिजिकल हो गया ना, आपका मेंटल की तो बात नहीं हुई, तो ये तो वैसे ही कट हो गया। सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व, आप कोई एक्टिविटी की बात नहीं चल रही, यहाँ पे संज्ञान की बात चल रही है, और संज्ञान साफ दिख रहा है। संज्ञान मतलब मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचनाओं के मूलभूत स्वभाव की, ये संज्ञानात्मक विकास के वंशक्रम निर्धारित करते हैं। बिल्कुल, आप जब भी मस्तिष्क की बात आती है संज्ञानात्मक की, आपको जिस भी ऑप्शन में मस्तिष्क ठीक लगे ना, उस पर टिक कर देना, क्योंकि संज्ञान का संबंध होता है मस्तिष्क से। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सभी को पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ के जाना है। वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ के जानी है। ब्रोनफ्रेंड ब्रूनर का इकोलॉजी सिस्टम पढ़ के जाना है। जो पांचों जो सिद्धांत में पांचों मॉडल्स है ना उसके, वो याद करने हैं। माइक्रो, मीजो, एक्सो, ठीक है ना, ये सारे क्रोनो वगैरह ये और मैक्रो, सारे पांचों के पांचों आपको करके जाने हैं। नहीं किए हुए तो पीछे मैंने क्लासेस ले रखी है, उनसे कर लेना, बट छोड़ना नहीं है, करके सभी को जाना है, ठीक है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या? अच्छा, आगे क्वेश्चन ये है पूरा, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, पूर्वानुमेय भूमिका है, या आकर्षक भूमिका है? क्या व्यक्तित्व एवं बुद्धि है उसमें वंशानुक्रम की बस नाम मात्र की भूमिका हो सकती है क्या? क्या नाम मात्र की भूमिका हो सकती है क्या? बताओ, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, या अपूर्वानुमेय भूमिका है, या आकर्षक? आकर्षक का भी कुछ नहीं है, पूर्वानुमान का भी कुछ नहीं है, इनमें से क्वेश्चन है, बताओ इनमें से। व्यक्तित्व आपकी पर्सनैलिटी आप पूरे एनवायरमेंट में आने के बाद मैटर करती है। आपकी बुद्धि भी, आपको अच्छा एनवायरमेंट मिला, बुद्धि तो आपने जो आप बुद्धि एक जन्मजात चीज है, आपको जो मिलती है, लेकिन जब आपका एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तो कितनी ही बुद्धि आप लेके पैदा हो जाओ, क्या रोल प्ले करेगी? कुछ भी नहीं करेगी ना। इसीलिए कहा जाता है पर्सनैलिटी आपको एनवायरमेंट से मिलती है। तो जो है ना ये वंशानुक्रम, तो ये तो नाम मात्र की भूमिका है, इसका अहम रोल नहीं हुआ, क्योंकि पर्सनैलिटी और बुद्धि का आपके एनवायरमेंट से रोल प्ले ज्यादा करती है। एनवायरमेंट में आपकी हेरिडिटी कम रोल प्ले करती है, क्योंकि पर्सनैलिटी जैसे जैसे आप एनवायरमेंट में रहते हो उससे बनती है। और ऐसे ही इंटेलिजेंस है, आप अच्छे एनवायरमेंट में रहे, अच्छी चीजें सीखी तो अच्छा बुद्धि का विकास होगा, और अगर आप गंदे एनवायरमेंट में रहे तो अच्छा बुद्धि का विकास नहीं होगा। तो ये दोनों, इनमें क्या है, नाम मात्र की भूमिका है व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की, क्योंकि व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी एवं इंटेलिजेंस में एनवायरमेंट का मेन रोल है, हेरिडिटी का ज्यादा रोल नहीं है। क्योंकि हेरिडिटी का इसलिए नहीं है, हो सकता है किसी के पेरेंट्स की अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, तो क्या वो जरूरी है कि उसके बच्चों की अच्छी पर्सनैलिटी नहीं होगी? बिल्कुल होती है। हमारे जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते थे पहले, और आज जो बच्चे पढ़ लिख के पर्सनैलिटी बना रहे हैं, तो बेटे और फादर को इकट्ठा खड़ा कर दो, क्या पर्सनैलिटी में डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल है। ऐसे ही इंटेलिजेंस में भी है। तो एनवायरमेंट ज्यादा रोल प्ले करता है, और क्या है, वंशानुक्रम कम रोल प्ले करता है। इसीलिए कहा गया है नाम मात्र की भूमिका है सिर्फ इसकी। तो अब देखो 6th क्वेश्चन, बालक में सामाजिक भावना के विकास का प्रारंभ जिस अवस्था में होता है वह है? बताओ आप, बालक में सामाजिक भावना के विकास का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, बताओ आप। बालक में सामाजिक भावना का विकास है ना, वो शैशवावस्था में ही शुरू हो जाता है। कैसे? जैसे बच्चा, आप बच्चे को बाहर मत निकालो, बच्चा कुछ भी नहीं जानेगा,
क्या पड़ोस में ताई है, चाची है, कुछ भी नहीं। और अगर आप 0 से लेके 3 वर्ष, 2 वर्ष या 4 वर्ष तक का सामाजिक विकास बिल्कुल होता है। अगर वो पड़ोस में बच्चा खेलने जाता है, उसके पास कुछ खाने की चीज है, आप उसको सिखाते हो कि बच्चों ये बेटा ये चीजें शेयर करते हैं, तो बच्चा मूड में आते तब शेयर कर देता है। तो वो कहां से सीखी? वो सामाजिक भावना ने ही सिखाई कि इसको देनी है। आस पड़ोस में आप बच्चे को लेके गए तो उसने चीजें वहां से सीखी। जब 0 से 4 वर्ष HBSC बोर्ड मानता है, तो क्या 4 साल का बच्चा नमस्ते करनी नहीं सीखता? तो नमस्ते क्या एक सामाजिक भावना ही तो है। तो बच्चा शैशवावस्था में ही क्या सीख जाता है? सामाजिक भावना बच्चे में आ जाती है, ठीक है। और ये शैशवावस्था की एज अगर पूछता है एस्टेट, तो आपको याद रखनी है 0 से 4 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष, 4 ही है भाई, 4, ठीक है, 4 वर्ष। और अगर आता है आर टेट, यूपी टेट, सी टेट, उसमें आपको याद रखना है 0 से 2 वर्ष। ये याद रखनी है आपको बातें, ठीक है। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है और ये क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं पेपर में। 2-3 क्वेश्चन जो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस टाइप के ही होते हैं। वो होते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट टॉपिक से ही, क्योंकि इसमें आप किस चीज को किस वे से सोचते हो, क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। इसमें कुछ रटने रटाने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन ये टॉपिक मैं इसलिए करा रही हूं, अगर आपके क्वेश्चन आए तो आपका समझ का लेवल बढ़े, ये काम आएगी आपके पेपर में, ठीक है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है? क्या सामाजिक विकास को परिवार प्रभावित करता है, शिक्षक करता है, वंशानुक्रम करता है, उपयुक्त सभी करते हैं? बताओ। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि नहीं, आप बताओ खुद। क्या नहीं आता? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आज चल रहा है। आज की जो क्लास बच्चा देखेगा ना, उसके फायदा ये होगा, जो IQ लेवल की, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, उसे बहुत अच्छी उसकी समझ बन जाएगी। हो सकता है इन्हीं में से क्वेश्चन आपका आ जाए, ठीक है। तो देखो सामाजिक हाँ, एक अपने चैनल को सब्सक्राइब सभी करोगे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शायद क्लास जब मैं लिया करूंगी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं देखती थी यूट्यूब पे, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर क्लास लेंगे, फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा तब लेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि क्यों बोलते हैं, जो बच्चे क्लास देखते हैं वो वैसे ही कर देते होंगे। बट अब मैं खुद प्रैक्टिकली चीज करने लगी, तब अब मुझे खुद को एहसास होता है बच्चों की सच में बोलना पड़ता है। बच्चे करते ही नहीं है, बच्चे क्लास को देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। भाई आप सब्सक्राइब करो और आप बेल आइकन को प्रेस करके रखना, उससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी किस टाइम कौन सी क्लास आ रही है। तो सभी को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मैं जहां तक कोशिश कर रही हूँ, जो बच्चे कमेंट करते हैं मैं उनका रिप्लाई भी देती हूँ। हालांकि मेरे पास टाइम कम होता है, लेकिन ड्यूटी पे बैठी कभी फ्री होती हूँ, जब मैं जरूर आपका रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो हाँ, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और CET के लिए बहुत सारा सिलेबस कराऊंगी, आप थोड़ा सा धैर्य से मेरे साथ जुड़े रहना, फिर बताना। आप जैसे स्टेट के पेपर में तो अच्छा स्कोर कराना ही है, लेकिन CET के पेपर में भी देखना आप अच्छा स्कोर कर पाओगे या नहीं। बस लगातार जुड़े रहना, जो क्लास लूं उनको पढ़ते रहना, ठीक है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बस इतना शिद्दत से पढ़ना, वो बच्चे मेरे जरूर कामयाब होने चाहिए, ये मेरी दिल से दुआ है, ठीक है। इतनी मेहनत करो, लगातार पढ़ा करो, कभी बीच में पढ़ाई मत छोड़ो। मुझे अब भी याद है, जब मैं पढ़ती थी, जब मैं लाइब्रेरी में बैठती थी, मैं संडे के दिन भी बैठी होती थी। संडे के दिन हो सकता है 2-3 बच्चे होते थे, और बहुत बार ऐसा भी होता था कि सिर्फ मैं अकेले पढ़ती रहती थी। लेकिन बच्चों, मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, मैंने कभी संडे को भी छुट्टी नहीं की। मैं हमेशा पढ़ती थी। मैं देखो ऐसा नहीं है काम नहीं करना पड़ता, काम भी करती थी, घूमती फिरती थी भी, सारे काम करती थी, लेकिन मैं पढ़ना नहीं छोड़ती थी। जब भी मुझे टाइम मिलता था, हो सकता है किसी दिन बहुत बिजी शेड्यूल रहा, उस दिन में चाहे 2-4 घंटे निकालो, लेकिन कम से कम 5-6 घंटे डेली निकाल दिया करो। बहुत बिजी हो तब तो 2-4 घंटे जरूर निकालो, ठीक है। आपको जो अब लोग ये बोल रहे हैं ना कि बस पढ़ती रहती है या पढ़ता रहता है, पता नहीं क्या होगा, उनको जवाब देने के लिए खासकर पढ़ना है, ठीक है। वो अपने आप में एक चैलेंज है, वो आपको सबसे बड़ी मोटिवेशन है ये आपके लिए। इस बात को फील नहीं करना किसी भी बच्चे को, इस बात को मोटिवेशन के रूप में लेना है। ये आपको भी सुनने को मिलता है, जब मैं कामयाब नहीं हुई थी मुझे भी सुनने को मिलता था कि सिर्फ सारे दिन पता नहीं पढ़ती है क्या करती है, सारे दिन बुक लेके बैठी रहती है। तो ये जवाब है ना, बिना कुछ कहे दिए हुए सबसे बेस्ट जवाब होते हैं। आपको किसी के साथ बहस नहीं करनी होती, किसी को कोई कुछ बोलता रहे, आपको कुछ नहीं कहना। कोई कहे नहीं पढ़ता तो कहते हाँ भाई मैं नहीं पढ़ता, बस आराम से पढ़ते रहो। आप पढ़ रहे हो या नहीं, किसी को दिखाना नहीं, आप इंटरनली अपने आप से पूछा करो कि क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ। जब आपको डाउट होने लगे तो मॉक टेस्ट लगा लिया करो। अच्छा स्कोर आए, इसमें इट मीन्स आप अच्छा पढ़ रहे हो। थोड़ा सा कम स्कोर आ रहा है, इसका मतलब आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। बच्चों कभी डिमोटिवेट नहीं होना,
मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल मत होना, आप मुझे कमेंट डाल सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है मैं जरूर सोल्व आउट करूंगी। अब मैं वैसे भी फ्री रहती हूँ, बस पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं आराम से अपना लाइफ का एंजॉय कर रही हूँ और जितना मेरे से हो पाता है मैं पढ़ाती हूँ। ऐसे ही आप लोगों की मैं मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, मैं रियलिटी बताऊं तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझसे पढ़े मैं उनको जरूर सलाह दे पाऊं। जो भी बच्चे डिप्रेशन में है, टेंशन में है, वो मेरे बच्चे टेंशन में ना रहे, ठीक है। जब पढ़ते हो ना ये संघर्ष बहुत लगता है, जैसे पता नहीं क्या ही तूफान है, तेरे जैसा दुख इंसान कोई नहीं है, हर बच्चे को लगता है, आपको भी लगता है, जब मैं पढ़ती थी मुझे भी लगता था। लेकिन पता है जितना आपके पास संघर्ष आता है ना वो आपको निखारने के लिए आता है, ये बात हमेशा याद रखना। जिसके पास जितना ज्यादा संघर्ष है ना इसका मतलब वो उतना ही बच्चा ज्यादा निखरेगा। कभी डीमोटिवेट नहीं होना, आपके पास कुछ भी हो जाए। मैंने बच्चों ऐसे दिन भी देखे हैं, मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे और मैं तीसरे दिन लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी, रो रही थी, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी इस दौरान भी, मैं तब भी पढ़ रही थी, ठीक है। जबकि मैं अपने फादर से भी क्लोज अपने ताऊ जी के थी। तो सोच के देखो, मैंने अपनी हर्डल्स को हर्डल्स माना ही नहीं, माना होगा बहुत बार, रोई भी होंगी, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्सेप्शनल कुछ अलग से हूं, हो सकता है ऐसा हुआ हो मेरे साथ, लेकिन मैं फिर उठ जाती थी, मैं रो के थक गई, सो ली, फिर मैं उठ के पढ़ती थी। मैंने टाइम वेस्ट करना कभी नहीं सीखा, मैं बहुत मेहनत की है अपने लिए और तभी मैं ये सारा कुछ कर पाई। और मैं आपको यही सलाह देती हूँ, किसी भी मेरे बच्चे को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चाहे वो एचटेट की तैयारी करे, सीईटी की करे, नौकरी की करे, जो भी आपको प्रॉब्लम लगे कि हमें प्रॉब्लम लग रही है मुझे बता देना, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगी, ऐसा पर्सनली भी होगा तो पढ़ के डिलीट कर दूंगी, ठीक है। बट टेंशन किसी भी बच्चे को नहीं लेनी, शांतिपूर्वक पढ़ते रहना, जरूर सफल हो जाओगे। मैं हर एक बच्चे को जो कमेंट करता है बस एक ही बात लिखती हूँ, बस लगातार पढ़ते रहना जब तक कामयाब ना हो जाओ। सबसे बड़ी सफलता का राज है अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी, डेली पढ़ना। डिसिप्लिन मतलब मुझे ये घंटा पढ़ना है ना तो पढ़ना है, फिर मुझे कुछ नहीं देखना, फिर 2 घंटे चाहे मस्ती कर लेना, वो 1 घंटा ना वो आपका बड़ा प्रीसियस मेहनत वाला होना चाहिए कि जम के मेरे को ये चीजें तो कहीं से कोई पूछ ले मुझे आती है, ठीक है। इस हिसाब से पढ़ना। चलो ज्यादा हो गया, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ठीक है। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है परिवार। क्या सामाजिक विकास को इफेक्ट नहीं करता? बिल्कुल करता है। अभी बताया था बच्चों, जैसा आपकी फैमिली होगी वो आपके लिए मैटर करती है। आपकी जितनी अच्छा फैमिली का एनवायरनमेंट होगा बच्चे पे इम्पैक्ट डालता है। शिक्षक टीचर तो बिल्कुल डालता है। कई टीचर्स बहुत गुस्से वाले एग्रेसिव नेचर के होते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे को कभी भी एग्रेसिव नेचर के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए। बहुत सॉफ्टली बच्चों से बात करो ताकि उसके अंदर हीन भावना ना आए, ठीक है। और वंशानुक्रम तो मैटर करती ही है। अच्छा, आपने अपने पेरेंट्स से सीखा है कि लोगों से मिलजुल के रहे, तो क्या ऐसा नहीं करोगे उससे आपका सामाजिक विकास होगा। तो इसका आंसर है बच्चों उपयुक्त सभी। 7th का आंसर है डी। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं किसी को भी डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की, आराम से पढ़ते रहो, क्लासेस देखते रहो, बहुत कुछ करा दूंगी, ठीक है। बहुत मेहनत कर रखी है, वो आप लोगों को फ्री में शिक्षा मिलेगी। जो बच्चे कह रहे हैं मैम बैच है कि आपका, नहीं, बैच की जरूरत क्या है जब मैं फ्रीली आपको पढ़ा रही हूँ। क्या बात, मतलब पैसे लगाए बगैर बात हजम नहीं होती? मतलब पैसे लगा दिए तो अच्छा पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो गलत पढ़ रहे हो, ऐसा है तो आपके दिमाग से निकाल दो बच्चों। मैं पेड कोर्स दूंगी तब भी यही टॉपिक पढ़ाऊंगी और जब मैं फ्री दे रही हूँ तो भी यही टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आपको लगता है कि पेड से ही अच्छा पढ़ाएंगे मैम, तो मैं हो सकता है उसमें मेरे लिए कंपल्शन बन जाएगी कि हाँ मैंने पेड बैच बच्चों से पैसे ले रखे हैं, फिक्स क्लास है, लेनी ही लेनी है। फिर वो तो फॉर्मेलिटी वाली बात होगी ना। अब मैं आराम से पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ते चलो, दिक्कत क्या है ना। तो जो भी बच्चे पैसे नहीं दे सकते, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हर बच्चा पैसे अफोर्ड कर सकता। नहीं बच्चों, बहुत सारे हमारे फैमिली जैसी होती है जो पैसे नहीं दे सकते, तो उन बच्चों को फ्रीली पढ़ने दो। बहुत सारी तो मेरी मैरिड बहनें हैं ऐसी, शादी के बाद जो कई बार इन लॉज हैं जितने भी हैं कोऑपरेट नहीं करते, तो उनके लिए तो फ्री क्लासेस बहुत काम आएंगी। अगर मेरे पढ़ाए हुए में से थोड़े बहुत भी बच्चों की हेल्प हो गई ना तो मेरे लिए उससे बढ़ के क्या है, कुछ भी तो नहीं। तो पढ़ते रहो ईमानदारी से, कोई पेड क्लासेस कुछ नहीं दे रही मैं भी ना, मैंने सोचा है। बस मैंने ये सोचा है कि मैं बच्चों को फ्री शिक्षा दूं और इतनी दूं कि बच्चे मेरे दिए हुए बहुत बच्चे कामयाब हो, बस मेरे पढ़ने वाले बच्चों के कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, किससे दी जा सकती है आप बताओ।
आप पाठ्यक्रम से सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दे सकते हो। जो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे छोटे भाई बहन जो स्कूल में किताबें पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम, तो कैसे सामाजिक विकास हो रहा है, या विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से उसका विकास हो रहा है, या नाटक अभिनय से हो रहा है, या इमिटेशन अनुकरण से हो रहा है? बताओ, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बहुत सामने ही आंसर दिख रहा है आपको, बताओ इसका आंसर। आप सामाजिक व्यवहार उसको सिखा सकते हो बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज करा के। जब बच्चा सोशल एक्टिविटीज करेगा तो आस पड़ोस में जो बच्चे होंगे उनके साथ मिलना जुलना सीखेगा, उनके साथ कोऑपरेट करना सीखेगा, और उसका सोशल डेवलपमेंट तो अपने आप हो जाएगा फिर, है ना। तो इसका आंसर है बच्चों बी, 8th का आंसर है बी। ठीक है, 9th क्वेश्चन। और हाँ, जब पेपर आता है ना, जो बच्चे डरते हैं उनको किसी को नहीं डरना, बस शांति से पढ़ते रहो, डरना नहीं है। डरोगे तो नंबर जाएंगे। कॉन्फिडेंस से पेपर देके आना, 2-4 नंबर बिल्कुल पढ़ा के जाओगे। आपकी तैयारी हो या ना हो, देखो तैयारी तो वैसे सबको करके जानी है, लेकिन 1-2 बच्चे ऐसे जो लास्ट में भी जुड़ेंगे उनके लिए भी बात है। आपकी तैयारी हो या ना हो, आप किसी भी, आप लाइफ में इस चीज को अपना लेना। किसी भी पेपर की तैयारी करके जा रहे हो, आपको अपने अंदर ये नेगेटिविटी नहीं लेके आनी कि मेरी तैयारी नहीं है। आपको कभी गलत नहीं बोलना, आपको बस ये बोलना है कि मैं पेपर देने जा रहा हूं, मैं 100% क्लियर करके आऊंगा। मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ जाओगे तो ही पॉजिटिव होगा। ऐसे कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी की वाइब्रेट होती रहती है, वो वही चीजें क्या करती रहती है, अडप्ट करती रहती है। तो आपको हमेशा अपने लिए पॉजिटिव बोलना है। आप पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो 100% पॉजिटिव होगा। मेरे से पढ़ने वाला हर बच्चा आज के बाद ये कहेगा मैं 100% स्टेट क्लियर करके आऊंगा। ठीक है, और आप फिर देखना, मुझे आके बताना, जोश जोश में डालना जाना है। किसी भी लड़कियां खासकर डरपोक होती है, पेपर देने जाती है, उनमें से मैं भी एक थी। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं नहीं, मुझे भी थोड़ा सा फोबिया एग्जाम का। तो क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि हाँ मैं पेपर अच्छा दे के आऊंगा। मैं जब डरती हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हो, मतलब मेरा हर चीज में मेरे हस्बैंड का ही आता है, मैं कुछ नहीं हूँ। वो सब जो बैक में जो चीजें चल रही है ना, वो सब कुछ मेरा सपोर्टिव मेरे हस्बैंड है, उससे बढ़ के मेरे पास कुछ नहीं है। वही मुझे पढ़ाने में, जॉब करवाने में, सब कुछ हर चीज में उन्हीं का ही आता है। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी, प्री किया था, मेंस किया था। मैं इंटरव्यू में कुछ थोड़े बहुत नंबरों से रह गई थी, तो वो भी जो मेरा सपोर्ट था ना, तो वो मेरे हस्बैंड का ही था। ठीक है, तो जो भी बहनें मेरे से जो मैरिड पढ़ रही है, आप अपने हस्बैंड को जरूर दिखाना। सभी हस्बैंड कोऑपरेट करेंगे तभी एक मैरिड जो भी हस्बैंड की वाइफ है वो आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, तो आराम से पढ़ते रहा करो, फोबिया नहीं लेके जाना। बस पेपर में ये सोच के जाना है कि मैं 100% पेपर क्लियर करके आऊंगा या आऊंगी। ठीक है, बालक के सामाजिकरण को प्राथमिक घटक क्या है? बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक क्या? परिवार है, विद्यालय है, पड़ोसी है, क्रीड़ा स्थल है? बताओ, सबसे पहले बच्चा सामाजिकरण कहां से सीखता है? साफ दिख रहा है, बताओ आप कहां से सीखता है? फैमिली से सीखता है, सोसाइटी। तो बाद में सामाजिकरण सबसे पहले बच्चा अपने घर से सीखता है। जब उनकी मम्मी बताती है कि देखो बेटा, ये ताई है, ये दादी है, ये नानी है, ये भैया, ये सारा क्या आपका सामाजिकरण हो रहा है, ये पेरेंट्स घर से पेरेंट्स सिखाते हैं। तो बच्चे का सामाजिकरण सबसे पहले परिवार से ही शुरू हो जाता है। 9th का आंसर है ए। बालकों में किस अवस्था में समाज सेवा की भावना तीव्र होती है? कितनी बढ़िया बात पूछी, इस अवस्था में समाज सेवा की भावना तीव्र होती है। जिस भी बच्चे ने मेरी कोहलबर्ग की नैतिक विकास की सिद्धांत पढ़ा था, उसमें मैंने 3 लेवल बताए थे, 6 स्टेजेस बताई थी। जिस भी बच्चे ने वो क्लास ले रखी है ना, जो बच्चा आराम से बता पाएगा किस अवस्था में समाज सेवा की भावना सबसे ज्यादा तीव्र होती है। ये ध्यान रखना है, होती तो तीनों में ही है, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, लेकिन तीव्र कहाँ होती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। बताओ आप। देखो बच्चों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, और हर चीज है ना किशोरावस्था में होती है, एडोलसेंस में, जो कि एज है 12 to 18 ईयर्स। 18 ईयर्स, अगर ये ना हो तो ये है 13 to 19 ईयर्स। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखनी है, 12 to 18, 30 to 19 ईयर्स। समाज सेवा की भावना तो शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है, लेकिन किशोरावस्था में तीव्र होती है, मतलब तेज होती है। आपने देखा होगा, बड़े जब बच्चे हो जाते हैं, वो अपने अड़ोस पड़ोस में भी कुछ हो जाता है ना, कोई बूढ़ी दादी भी परेशान होती दिखेगी तो उसको उठा के लेके जाएंगे, दादी आपको किस चीज की दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है। वो चाहे घर की नहीं है, वो पड़ोसियों की दादी है, लेकिन कोऑपरेट करते हैं, वो चाहते हैं। वो समाज को बदल नहीं सकता। एडोलसेंस का बच्चा
व्यवस्था कभी सोसाइटी को बदल नहीं सकता, लेकिन इच्छाएं बहुत तीव्र होती हैं कि मैं ऐसा करूं, मेरे गली का इस टाइप का काम करूं, मैं घर पे ऐसा माहौल बना दूं, अड़ोस पड़ोस में ऐसा माहौल हो, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हो। ये सब चीजें सबसे ज्यादा किशोरावस्था में होती हैं। ये किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना तीव्र होती है, लेकिन समाज को बदल नहीं सकते ये बच्चे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तीव्र जरूर होती है लेकिन बदल नहीं सकते। कौन से बच्चे? किशोरावस्था के बच्चे। तो 10th का आंसर है बच्चों सी। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। बालक किस उम्र में सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है? सामूहिक बच्चा कहता नहीं है बच्चा कि मम्मा मैं बाहर जा रहा हूं, मैं खेल के आ रहा हूं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये कौन सी एज होती है जब बच्चा ऐसा बोलता है? अब मेरा बेटा है, मेरा बेटा 6.5 साल का हो गया। जब वो 3 साल का था तब वो ऐसे नहीं बोलता था कि मम्मा मैं खेल के आ रहा हूं अपने दोस्तों में। वो क्या, उस टाइम उसको डर लगता था, वो जानता ही नहीं था, वो सिर्फ गोदी में बैठ के देखता था 3 साल का। जब या फिर कोई चीज दे दिया, टॉयज दे दिया, उनके साथ खेल लिया, किसी को बस खड़े होके देख लिया। वो दोस्तों के साथ जाना है, मम्मा मुझे खेलना, ये सब चीजें नहीं करता था। लेकिन अब जरूर करता है जब वो 6.5 साल का हो गया। तो 6 वर्ष का बच्चा बिल्कुल दोस्तों में जाना सीख जाता है, सामूहिक खेलों में रुचि लेता है कि भाई हम खेलेंगे, तू बॉल मारना, मैं बैट मारूंगा, या हम बैडमिंटन खेलेंगे, और कोई भी एक्स्ट्रा गेम हो सकता है। तो सामूहिक खेल होते हैं ना, इनमें रुचि लेता है बच्चा 6 वर्ष का। ये इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, तो आपके घर में आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, आप चाचा होगे तो आपके भतीजा भतीजी हो सकते हैं। तो ये इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो अपने घर से रिलेट कर लिया करो, छोटे बच्चों को देख के रिलेट किया करो, ज्यादा जल्दी समझ आएगा आंसर। अब आगे 12th क्वेश्चन पे। बालकों में किस अवस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है? सामूहिक प्रवृत्ति होती है उसके अंदर, बताओ की प्रबलता होती है। सामूहिक प्रवृत्ति होती है ना, जो सोसाइटी के अंदर क्या है प्रवृत्ति, कि भाई हम क्या मतलब वो दिखाते हैं कि देखो मम्मा इसने तो ये काम नहीं किया था, मैंने किया है। मैम ये ऐसा क्लास में नहीं कर रहे थे, मैं तो कर रहा था, ठीक है। और फिर क्या कहेंगे कि मैम मैंने इन सब बच्चों को डांटा। तो ये सामूहिक प्रवृत्ति होती है ना, मतलब आप इन चीजों को दिखाते हो कि मैं हैंडल कर रहा हूं। जबकि क्या होता है, ये छदम होती है, मतलब झूठी होती है ये प्रवृत्तियां। लेकिन होती कौन सी एज में? ये बाल्यावस्था में। भाई को जिस भी क्वेश्चन, जो बच्चा ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा है, वो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना। उसमें मैंने 3 लेवल है, 6 स्टेजेस है, जो 6 स्टेजेस बताई है मैंने, इसी टाइप के क्वेश्चन बताए उसमें, आप वहां से रिलेट कर पाओगे। 12th का आंसर है बी। सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को प्राप्त करना है जिसे सामाजिक परिपक्वता प्राप्त होती है। यह परिभाषा कई बार आली, या रट लेना भाई इसको, डेफिनेशन को। क्या है? सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को प्राप्त करना जिससे सामाजिक परिपक्वता होती है, प्राप्त होती है। तो इसका क्या आंसर है? किसने कही है? ये याद रखनी है, ये कही है हरलोक ने। किसने कही है बच्चों? हरलोक ने, ठीक है। इस टाइप की कुछ डेफिनेशन है, इनको याद करके जाना है आपको पेपर में। किस उम्र में बालक भीड़ में अपनी मां को पहचान लेता है? बताओ किस उम्र में बालक, क्या 2 महीने का अपनी मां को पहचान लेता? 6 महीने तक तो बच्चा क्या है, नहीं पहचान पाता। 6 महीने का जो बच्चा हो जाता है ना, तब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देख के अपनी मम्मा को रोने लग जाते हैं। लेकिन 2 और 3 महीने के बच्चे तो ऐसे होते हैं, वो चाहे किसी की गोदी में पकड़ा दो, बच्चा रोता नहीं है। तो बताओ सही करेक्ट क्या होगा इसका आंसर? छह माह का बच्चा बालक को भीड़ में अपनी मां को पहचान लेता है। 2-3 महीने का बच्चा कभी नहीं पहचानता। एक शिशु को डांटने पर रोने लगता है, उसकी न्यूनतम आयु होगी। ये आपके पीआरटी लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक बच्ची है मेरे पास जो देगी आंगनबाड़ी का पेपर। आंगनबाड़ी में उसके किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये सारे, शायद भावना चौहान कुछ करके है, मुझे प्रॉपर नाम ध्यान नहीं है। वो पूछ रही थी कि मैम इसमें मेरे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों उस लड़की के लिए बात, इस टाइप के क्वेश्चन उसके भी आएंगे जो आंगनबाड़ी का पेपर नहीं देते। आंगनबाड़ी फीमेल सुपरवाइजर होगी, इस टाइप के क्वेश्चन। इनमें आपको जब बच्चों से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, एस्टेट के लिए तो है ही है, इन बच्चों के लिए भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो शिशु को डांटने पर रोने लग जाता ना, ये 6 महीने का ही बच्चा है। आप 6 महीने के बच्चे को ना हो ना तो प्रैक्टिकली देख लेना, उसको डांट के देख लेना, चाहे उसको समझ ना आए, लेकिन गुस्से वाला मुंह कर दिया ना, वो तभी रोना शुरू कर देगा। 15 का आंसर है बी। लड़कों में विकसित होने वाली पितृ विरोधी ग्रंथि है। मैंने दोनों की दोनों बताई है, ओडिपस और इलेक्ट्रा। एक तो ग्रंथि होती है ओडिपस, एक होती है इलेक्ट्रा। बताओ कौन कौन सी? दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बताऊंगी। अब एक बार आप देख लो, और ये दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों पढ़ के जानी है।
एक तो होता है क्या, विकसित होने वाले पितर विरोधी, लड़के का अट्रैक्शन जब मदर की साइड ज्यादा हुई, नेगेटिव नहीं है ये, जस्ट बातें चल रही है कि कह नहीं देते बेटा माँ का लाडला होता है, बेटी फादर की लाडली होती है, तो ये वो ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। जब माँ का किसकी साइड, बच्चे का, लड़के का किसकी साइड, मदर की साइड, तो क्या होना, अट्रैक्शन होना, और पिता के साथ थोड़ा सा अट्रैक्शन ना होना। ऐसे ही बेटी का फादर के साथ अट्रैक्शन हो लेकिन मदर के साथ ना हो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। पितर विरोधी मतलब पिता के प्रति क्या हो गया, विरोधी, लड़कों में विकसित होने वाली। जब लड़कों में विकसित होगी, माँ की साइड अट्रैक्शन होगी, पिता की तरफ विरोध होगी, तो वो कौन सी ग्लैंड काम करती है, ये पूछा गया है। जब लड़कों में पितर विरोधी हो ना, तब इलेक्ट्रा होती है। कौन सी होती है, इलेक्ट्रा होती है। और जब लड़कियों की पूछ ली जाए, मदर के विरोधी तो होती है ओडिपस। सुन लो ध्यान से, लड़कियों की होगी पिता की तरफ अट्रैक्शन और माँ की तरफ विरोधी तो ओडिपस, और लड़कों में विकसित होने वाली पितर विरोधी ग्रंथि है इलेक्ट्रा। तो इसका आंसर है बी। ये दोनों ग्लैंड आपको याद रखनी है। बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि सक्रिय होने पर किसके प्रति उसका प्रेम बढ़ जाता है, बताओ। अब जब बालिकाओं में माता के प्रति क्या हो ना, पिता के प्रति क्या हो जाए, अट्रैक्शन हो, तो उसे क्या बोलोगे आप, जब बालिकाओं में माता के प्रति अट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रा हो जाएगी। और अभी मैंने बताया था जब बालिका की पिता की तरफ अट्रैक्शन होगी तो कौन सी होगी, ओडिपस। कौन सी होगी, ओडिपस। लेकिन पूछा गया है उसका प्रेम किसकी तरफ, किस सक्रिय होने पर, तो आपको याद रखना है बालिकाओं में माता के प्रति इलेक्ट्रा ग्रंथि काम करती है। वैसे तो बालिकाओं की, ध्यान से सुनना है, कंफ्यूज मत होना, बालिकाओं की जब अपने पिता की साइड अट्रैक्शन होगी तो होगी ओडिपस, लेकिन बालिकाओं की जब अपनी माता की तरफ अट्रैक्शन होगी तो होगी बच्चों इलेक्ट्रा ग्रंथि। आंसर है ए। बच्चों में सहयोग, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास जिस अवस्था में होता है, बताओ। सहयोग, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का अवस्था कौन सी होगी, बताओ आप। सहयोग करना कब सीख जाते हैं, क्या खाली किशोरावस्था में सीखते हैं या बाल्यावस्था में भी होती है। बाल्यावस्था का बच्चा बच्चों सहयोग, सद्भावना आदि सामाजिक गुण उसमें आ जाते हैं, वो कोऑपरेट करना जानना सीख जाता है, बाल्यावस्था में ही कर लेता है ये सब चीजें बच्चा। जब पूछा जाए सामाजिक भावना विकास, सामाजिक विकास तीव्र होता है तब आता है किशोरावस्था। अदरवाइज एक बच्चा सहयोग, सद्भावना ये सारे गुण कब विकसित हो जाते हैं, बाल्यावस्था में ही हो जाते हैं। सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक किस योग्यता को अर्जित करता है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ। सामाजिक व्यवहार के अंदर बालक किस योग्यता को अर्जित करता है, जब सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत क्या कर सकता है, सामाजिक सहभागिता ही तो है वो। समाज में क्या है, व्यवहार के अंतर्गत क्या योग्यता आ जाएगी। अगर कोई बच्चा सोसाइटी में कुछ भी सीखता है और उसके प्रति कोऑपरेशन की भावना आ जाती है तो वो समाज को सहभागी मतलब साथ दे रहा है, उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो वो सामाजिक सहभागिता है उसकी। किशोरावस्था में स्थायी मित्रता के उदय होने का कारण क्या है, स्थायी मित्रता देखो, हाँ एक आती है छदम मित्रता। छदम मित्रता होती है ना, ये बाल्यावस्था में होती है। वो कहेंगे कि मम्मी मेरा ये दोस्त है, बाल्यावस्था का बच्चा कहेगा मम्मी ये मेरा दोस्त है, इसको आप कुछ नहीं कहोगे, चाहे मम्मी कुछ ना कहे, हो सकता है थोड़ी देर में उसके साथ लड़ाई करके भगा देगा उसको, और थोड़ी देर पहले मम्मी को क्या कह रहा था, ये मेरा अच्छा दोस्त है। इसका मतलब इसी को बोलते हैं बाल्यावस्था में होती है छदम मित्रता। लेकिन किशोरावस्था में बच्चे सुने होंगे ना आपने कि मम्मा मेरा ये 11th-12th का फ्रेंड है या स्कूल कॉलेज का फ्रेंड है, तो वो दोस्ती हो ना वो परमानेंट होती है। कौन सी, किशोरावस्था की। तो क्वेश्चन ये पूछा गया किशोरावस्था में जो स्थायी मित्रता होती है बिल्कुल स्थायी होती है, और छदम मित्रता होती है बाल्यावस्था में उदय होने का कारण क्या है, क्या बालक का समझदार होना या बुद्धि में बुद्धि के कारण या समान उद्देश्य के कारण या प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए स्थायी मित्रता का क्या कारण है किशोरों में, ये बताना है। क्वेश्चन ये है अपना। हम ये नहीं कहते बच्चे के दोस्त बच्चे, बड़ों के दोस्त बड़े, बूढ़ों के दोस्त बूढ़े, बूढ़ों के पास बूढ़े ही बात करते मिलेंगे, यंग के पास यंग ही करता बात मिलेगा,
और बच्चों के साथ बच्चे ही खेलते मिलेंगे, इसका मतलब उनका एक ही उद्देश्य है, समान उद्देश्य है उनका। जैसा मैं सोच रही हूँ, मेरी ही एज के बच्चे सोच रहे हैं, जो मेरा बेटा सोच रहा है उसी की एज के उसके बच्चे सोच रहे हैं, जो मेरे इन लॉज हैं, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, उनके साथ के जो हैं वो उन जैसी ही सोच रखते हैं। इसका मतलब उनका समान उद्देश्य है। क्या है? समान उद्देश्य है, सेम सोच है। तो समान उद्देश्य के कारण क्या होता है, चाहे कोई भी एज हो इसके लिए, तो किशोरावस्था में स्थायी मित्रता इसीलिए होती है क्योंकि उनके विचार मिलते हैं। जन्म के समय शिशु कैसा होता है बताओ? बिल्कुल साफ दिख रहा है, कैसा होगा जन्म के समय शिशु, कैसा हो सकता है? भाई उसको ना तो सोसाइटी का पता, ना सामाजिक होगा ना असामाजिक होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जब जन्म के समय बच्चा होता है, ना उसको सामाजिक होना होता ना असामाजिक, उसको कोई मतलब नहीं होता किसी समाज, उससे वो न्यूट्रल होता है, उस टाइम पे उदासीन होता है। किशोरावस्था में बालकों में क्या होता है? समाज विरोधी व्यवहार चरम पर होता है। नहीं, समाज विरोधी नहीं होता, सामाजिक विभेदीकरण दिखाई देता है, विपरीत सुझाव ग्रहणशीलता पाई जाती है, सामाजिक व्यवहार प्रतिमान वयस्कों के समान होता है। क्वेश्चन है ये बिल्कुल है, विरोधी व्यवहार चरम पर नहीं होता। किशोर बच्चा तो सोसाइटी में हेल्प करना जानता है, उसकी सहभागिता भी तो पढ़ा था। किशोर बच्चा सामाजिक सहभागिता तीव्र होती है उसकी, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, विरोधी नहीं होगा। विभेदीकरण दिखाई देता है, विभेदीकरण क्यों? तो कोऑपरेट करना जानता है। विपरीत सुझाव का कोई संबंध ही नहीं है इस बात से। सामाजिक व्यवहार प्रतिमान वयस्कों के समान होता है, ठीक है। तो सामाजिक व्यवहार क्या होता है? उसके साथ के वयस्क उनके क्या होता है? समान होता है। तो आंसर है 22 का डी। इनको खुद पे लेके करना सारे क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये डेफिनेशन कई बार आ ली और इसको आप याद करोगे, पढ़ो एक बार। सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु प्रथम संपर्क के प्रारंभ होती है या आजीवन चलती है? ये किसने कहा है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप याद रखोगे। ये कहा है सोरे एवं टेलफोर्ड का। और कल मैं इंटेलिजेंस का टॉपिक कराऊंगी, सभी को पहले बता देती हूँ। पहले जिस भी बच्चे ने अपने नोट्स बना रखे हैं वेल एंड डन, आप उसको करना, बहुत अच्छी बात है। उसमें से पढ़ के फिर मेरे साथ क्वेश्चन करना। जिसने इंटेलिजेंस का टॉपिक नहीं पढ़ा है, मैंने सारी थ्योरीज करा रखे हैं, इंटेलिजेंस पूरा टॉपिक पढ़ना और कल मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको, ठीक है। तो 23 का आंसर है बच्चों बी। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता पाने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है वो कौन सा है बताओ? भाई मुझे भी सोसाइटी कुछ दे के आगे, मान्यता मुझे भी पाने के लिए, मतलब मेरी भी कुछ जगह हो अपनी सोसाइटी में। कौन सी एज का बच्चा करता है? ये किशोर करता है संघर्ष, कि भाई हर टाइम में, वैसे भी इसको बोला जाता है संघर्ष की अवस्था, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था, संघर्ष की। सामाजिक मान्यता पाने के लिए संघर्ष उसका उत्पन्न होता है इस टाइम पे ही। बोलते हैं ना कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो सोसाइटी में जगह पाने के लिए सबसे लड़ाई चलती है किशोर की। 25 किशोरावस्था की विशेषता सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है बताओ? विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ आप। विशेषता को सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है। किशोरावस्था एक परिवर्तन की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, तो है ना। किशोर में सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं ना। बाद में तो अडल्टहुड में तो जैसे हम जैसों में तो अब हम तो नॉर्मल आराम से दिख जाते होंगे, लेकिन किशोर कहाँ टिकते हैं ना। वो बात मानते, उल्टी डायरेक्शन में चलना, हर चीज में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ। तूफान की अवस्था, ये तूफान की। और सबसे ज्यादा विशेषता क्या है? उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं किशोर में, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालक किस उम्र में मनुष्य की आवाज पहचानने लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। ये तो बहुत आराम से बता दोगे आप। मनुष्य की आवाज पहचानने लग जाता है ना, 2 महीने का बच्चा पहचानता है, बिल्कुल। आप बोलो, कुछ भी बोलोगे, उसको आवाज समझ नहीं आ रही, लेकिन आंखें घुमा घुमा के जरूर देखता है बच्चा। 2 माह का बच्चा होता है वो। कितनी उम्र में शिशु वयस्क व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? मुख मुद्रा को मतलब बच्चे को देखना, सारे पोस्चर कब समझने लग जाता है? आपको याद रखना है 4 से 5 माह का बच्चा समझने लग जाता है।
ये भाई फीमेल सुपरवाइजर इस टाइप के पेपर में जरूर पढ़ के जाने सारे बच्चों को, जो ये एज से रिलेटेड है ना, किस एज में बच्चा ये करता है, वो ये सारी चीजें कि मुख मुद्रा को संभालना या आवाज पहचानना या फिर बैठना, ये सब चीजें याद रखनी है। एज किस अवस्था में आते आते बच्चों की संवेगात्मक में सामाजिकता का भाव आ जाता है, भाव या अभाव, बताओ, का भाव आ जाता है। किस अवस्था में आते आते बच्चों की संवेगात्मक सामाजिक का भाव आ जाता है, इमोशनल होने शुरू हो जाते हैं, वो बाल्यावस्था में हो जाते हैं। शैशवावस्था वाले को कोई मतलब नहीं होता। कौन से होते हैं? बाल्यावस्था के। शैशवावस्था वाले ज्यादा छोटे बच्चे हो गए। बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका है, बताओ? सामाजिक विकास में किसका हो सकता है भाई? क्या जलवायु का होगा? क्या अनुकरण का? आनुवंशिकता तो है ही नहीं, तो वातावरण का ही होगा सबसे ज्यादा सामाजिक विकास। अच्छा वातावरण, जितना अच्छा वातावरण उसका उतना ही सामाजिक विकास ज्यादा। ये देखो लास्ट क्वेश्चन, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा है? बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। डेफिनेशन आ जाती है, सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? याद रखोगे, वैलेंटाइन ने कहा है। ये भी पूछा जाता है। आप बताओ इसका आंसर, सीखने का आदर्श काल कौन सा है? सीखने का आदर्श काल हम कहते हैं 0 से 4 वर्ष का, जो 4 साल तक बच्चा है ना, उसको बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है। तो सीखने का आदर्श काल, बच्चा छोटी छोटी चीजों को सीखना शुरू कर देता है, तो वो शैशवावस्था में ही सीख जाता है। जितनी बातें सीखनी, मतलब सीखता तो चलता है, लेकिन सीखने का सबसे बढ़िया काल यही होता है, ठीक है। और टो एज भी यही होती है सबसे अच्छी। चलो बच्चों, ये थी आज की हमारी क्लास हेरिडिटी एनवायरनमेंट की। आपके आईक्यू लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से। इस टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आई, इसीलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इंटेलिजेंस का, उसमें आएंगे आपके फैक्ट्स। मैं जैसा पेपर में आपका पेपर बनेगा उसी टाइप के, उसी टॉपिक से क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। आपको पता है इंटेलिजेंस से फैक्ट्स बनने हैं। एक कारक बुद्धि का किसने दिया, बहुकारक किसने दिया, और द्विकारक किसने दिया, इसके मेजरमेंट क्या है, इसके टेस्ट क्या है, इसके फॉर्मूलाज क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन सभी फैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इंटेलिजेंस का टॉपिक पढ़ोगे पहले, फिर मेरे साथ करोगे। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के बच्चे का संवेगात्मक विकास कैसा हो सकता है, सामाजिक कैसे हो सकता है, हेरिडिटी से क्या मिलता है। क्वेश्चन थे आज के इस टाइप से। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और सभी बच्चों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और हाँ, साइकोलॉजी की है, और मैंने हरियाणा जीके की बहुत सारी क्लासेस ली है। सभी बच्चे हरियाणा जीके की भी क्लासेस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेवजह की एक भी बात मैं नहीं बताती, ना मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना चाहती, ना मैं खुद का करना चाहती। मैं चाहती हूँ जो मेरे से बच्चे पढ़े बिल्कुल अच्छा पढ़ के जाए, ठीक है। और एक गुड़िया कह रही थी कि मैम आप लेट मिले हमें, हम एचटेट का पेपर अब कंफर्म है क्लियर करके आएंगे और सीईटी में भी अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो बेटा बात ऐसे है, मैं लेट मिली या आपने पहले शुरुआत की, मैटर ये नहीं कर रहा। बस अब से मेरे साथ पढ़ते रहना, हम आराम से मिलजुल के एक अच्छी मंजिल हासिल करवाने में भी मैं आपकी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊं, इतनी सी बस मेरी कोशिश है। जब मिले तभी, क्या है वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जब मिले वहीं से अपनी अच्छी शुरुआत कर लेनी है, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को उदास नहीं होना, डरना नहीं है, पेपर पास में आएगा। तो आराम से पढ़ते रहो, निश्चिंत होके डेली मेहनत करो। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, जरूर आपकी मैम सोल्व करेगी, ठीक है बच्चों। चैनल सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, और डेली 30 दिन 30 सीरीज चलेंगी। कोई भी बच्चा क्लासेस को छोड़ के नहीं जाएगा, सभी बच्चों को सारी क्लासेस लेके जानी है, क्योंकि हर एक क्लास क्या रहेगी उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप क्लास लेते हुए बोर होते हो तो भी आपको क्लास लेनी है। आप बोर हो रहे हो ये मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि आप कितना पढ़ के पेपर में बैठे हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।